आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। और जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे वो यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार होगा। क्योंकि ग्रामर तो चाहे कोई भी हो, एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन का हो, सब क्या होता है लगभग समान ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर। यानी आज का टॉपिक क्या होगा हम लोग का इंग्लिश ग्रामर। और सिलेबस जो इसका होगा, इसका जो सिलेबस होगा यूपी टेट के हिसाब से होगा। ठीक है, यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थात इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। ग्रामर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो क्या होता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं लेटर बोलते हैं। यानी जो इंग्लिश ग्रामर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो लेटर है। आपको पता है कि लेटर से क्या बनता है, लेटर से आपका बनता है वर्ड्स। लेटर से क्या बनता है वर्ड्स, और वर्ड से क्या बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से क्या बनता है स्टोरी, और स्टोरी से क्या बनता है बुक। अब ये आपका जो बुक है इसको हम लोग साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं साइंस कहते हैं। और इस साइंस का डिफाइंड हम दो तरीके से करें। साइंस हमारा दो तरीके का हो सकता है। साइंस कैन बी on the basis of experimental. Science can be on the basis of experimental physics, chemistry, bio. तो हम यहाँ पे देखेंगे किसके आधार पे, तो on the basis of experimental, on the basis of experimental without on the basis of without experimental, on the basis of experimental, on the basis of without experimental। अब कोई भी भाषा हो, चूंकि इंग्लिश ग्रामर एक प्रकार का भाषा है और हम इस भाषा को सीखने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए, हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, हम जो कुछ भी बोलते हैं, व्हाट यू स्पीक इज स्पीच। अरे हम जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या है स्पीच है। व्हाट यू स्पीक इज स्पीच। हमारे द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है वही स्पीच है। और उस स्पीच का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो लेटर है। उस स्पीच का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो लेटर है, क्योंकि स्पीच एक प्रकार की भाषा है। और भाषा कहाँ सीखेंगे हम लोग, ग्रामर से सीखेंगे। हमें चूंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम ये जो इंग्लिश पढ़ेंगे यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेटर पता होना चाहिए। तो देखिए लेटर दो तरीके का होता है, एक होता है साउंड लेटर, एक होता है राइटिंग लेटर। यहाँ से हम लोग क्या कवर करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर है एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड जिसको बोलेंगे साउंड लेटर, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग जिसको बोलेंगे राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर। तो ये आपका लेटर दो है। अगर साउंड के हिसाब से देखें तो 44 होता है, और राइटिंग के हिसाब से देखें तो 26 होता है। कहने का मतलब जो हम स्पीच देते हैं ना, जो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो स्पीच होता है। और उस स्पीच में कितने तरीके लेटर कितने तरीके आता है, तो 44 तरीके का आता है। लेकिन जब उसको लिखने की बात आती है, तो हम उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, मात्र 26 ही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो लेटर होता है इसमें एक वावेल्स होता है। इसमें क्या होता है वावेल्स होता है। 25 जो होते हैं वावेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स होता है। कितना होता है 21, क्योंकि टोटल लेटर क्या है, राइटिंग टोटल लेटर कितना होता है 26। हाउ मेनी टोटल लेटर इज 26,
5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। अब जो 5 वॉवेल्स है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू। अब इसको हिंदी में हम लोग वॉवेल्स को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन का मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न। व्यंजन का मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न। तो मान लीजिए कि ये आपका राइटिंग जो लेटर है वो कितने तरीके का होता है? ये जो राइटिंग लेटर है 2 तरीके का होता है। एक वॉवेल्स के रूप में होता है, एक कंसोनेंट्स के रूप में होता है। और जो वॉवेल होता है वो 5 होता है, और ये जो कंसोनेंट होता है वो 21 होता है। आप यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो हमारा राइटिंग लेटर है क्यों 2 ही तरीके का होता है, क्यों नहीं 3 आर मोर देन 3 होता है? तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, जो कुछ भी बोलते हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकलता है, जो साउंड निकलता है, वो ए ई आई ओ सब में प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई साउंड नहीं है, ऐसा कोई आवाज़ नहीं है जिसमें हमारा ये ए ई आई ओ यू प्रेजेंट नहीं हो। फॉर एग्जांपल हम ए ई आई को छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई तो यहाँ पे हो गया, एफ मिलेगा, बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी मिलेगा। ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग? जेड तक जाएंगे। इस 5 लेटर को क्या करते हुए छोड़ देंगे तो कितना? 21 लेटर बनेगा। इस कॉन्सोनेंट का जो निर्माण है इस वावेल से हुआ है, क्योंकि बी बोलोगे तो बी यानी क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना, सी ई आ रहा है ना, डी ई आ रहा है, यानी ऐसा कोई इसमें का लेटर नहीं है जो इनमें से नहीं आता हो, यानी इनमें से कोई भी एक इनके साथ नहीं आता हो। जब भी आप साउंड निकालेंगे इनमें से किसी का भी, उनके साथ ये क्या होगा? आएगा। ये 5 लेटर में से कोई ना कोई आएगा। इसीलिए जो हम राइटिंग लेटर है 2 तरीके का बनाया गया है, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। एक होता है जो प्रेजेंट होता है, ये भी साउंड में प्रेजेंट होता है। कैसा भी साउंड निकालो ये 5 लेटर होगा, ये 5 लेटर होगा। और ये 5 जो लेटर है, 5 जो लेटर्स है ना, ये क्या होंगे? कोई भी कॉन्सोनेंट निकालो साउंड, उनके साथ ये प्रेजेंट होगा, यानी ये वाला इनके साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। साउंड है यानी जो हम स्पीच करते हैं, उस जो स्पीच देते हैं हम, जो स्पीच देते हैं, जो स्पीच देते हैं उसको हम बोलते हैं साउंड बोलते हैं। क्योंकि साउंड में कितने प्रकार के लेटर आए हैं, कितने स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो टोटल हमारे 44 है। ठीक है, और 24 है साउंड बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। जब इसे लिखने की बात आती है तो इस 44 को हम 26 में क्या करते हैं? समाहित कर लेते हैं। ठीक है ना, समाहित करके हम 26 में लिख देते हैं। तो राइटिंग लेटर जो बुक लिखा गया है इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश में हम कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में बुक लिखा होता है, इन 26 लेटर का यूज किया जाता है। और 44 का यूज हम नहीं करते। इसलिए नहीं करते, केवल इसको बोला जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। और राइटिंग स्किल हमारा वॉवेल्स होता है और कॉन्सोनेंट होता है। क्यों होता है? क्यों 2 प्रकार का होता है, यहाँ पूछा जा सकता है। क्यों नहीं इससे अधिक प्रकार का होता है? तो यहाँ पे एक रीजन है कि हम क्या करते हैं कि जब हमने अपने साउंड का खंडन किया, जब हमने अपने साउंड का क्या किया? खंडन किया, तो वो एक एक लेटर्स में क्या हुआ? डिवाइड हुआ, टूटा, ठीक है, ब्रेक इनटू हुआ। और जैसे ही एक एक लेटर में टूटा तो हमने देखा कि 5 साउंड ऐसे आ रहे हैं और 5 लेटर्स ऐसे आ रहे हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीच का स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसा आ रहा है जो सारे में क्या है? प्रेजेंट है। यानी ऐसा बहुत सारे हमने लेटरों में तोड़ा। बहुत सारे लेटरों में तोड़ने के बाद हमने देखा कि ए ई आई ओ यू ऐसे 5 वॉवेल्स हैं, जो 5 लेटर हैं। हमको तो नहीं पता था कि वॉवेल्स हैं, तो 5 लेटर है जो इनमें प्रेजेंट है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? स्वर कहा गया, वॉवेल्स कहा गया। स्वर का मतलब होता है जो भी आपके मुंह से साउंड निकल जाएगा तो उसमें ये जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। ये एक बार ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूपी टेट के हिसाब से चलेगा। आपका जो भी सिलेबस यूपी टेट के इंग्लिश ग्रामर में दिया हुआ है उसके हिसाब से ये हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि सर यदि आपका बेसिक चीज़ मजबूत है तो आपका अपर जो लेवल होगा वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन यदि आपका बेसिक चीज़ मजबूत नहीं है तो अपर भी वीक बनता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि लेटर क्या होता है, और सारे इसको क्या बोलते हैं। जब देखिए लेटर के सारे ग्रुप बनाते हैं तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं।
तो इस 26 लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इस 26 को हम अल्फ़ाबेट करते हैं। अब मान लीजिए कि लेटर कितना हुआ? राइटिंग लेटर हुआ। इस राइटिंग लेटर को हम क्या करेंगे? इस राइटिंग लेटर में हम दो या दो से अधिक वर्डों को दो या दो से अधिक लेटरों को जब एक साथ लेते हैं, जब हम when take two letter, any two letters is to make a word। कहने का मतलब क्या है? जब हम क्या करते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक वर्ड लेटरों को एक साथ लेते हैं, एक वर्ड बनता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। यदि अर्थ नहीं निकलता है, मान लीजिए हमने दो या दो से अधिक वर्डों को दो या दो से अधिक लेटरों को हमने एक साथ ले लिया, हमने ले करके क्या बनाया? एक बना दिया, ठीक है। तो वो उसको हम लोग जो बनता है उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। और इस वर्ड में यदि मान लीजिए इस वर्ड में उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकला, हमने दो वर्ड लेटरों को मिलाने के बाद उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकला, तो उसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे, यानी क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ क्या हो? अर्थ निकलता हो। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसको वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन आगे नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि भाई लेटर किसको कहेंगे। तो कह सकते हैं हम कि सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन, इज कॉल्ड लेटर। यानी कहने का मतलब ऐसा साउंड किसका होता है? स्पीच जो देते हैं वही तो साउंड है। आप स्पीच देंगे तो आवाज़ निकलेगी, तो इसको ब्रेक इनटू नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब तोड़ नहीं सकते हैं उसी को लेटर कहते हैं। सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इज कॉल्ड लेटर। अब कई लेटरों को एक साथ मिला दो या दो से, एंड टू आर मोर देन टू, टेक टू आर मोर देन टू लेटर्स, तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब दो या दो से अधिक वर्डों को एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। जब आप दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक साथ लेंगे तो पैराग्राफ बनेगा। अब कई पैराग्राफ को एक साथ लेंगे तो एक स्टोरी बनेगा। अब मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मानो आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स में केवल फिजिकल जो नेचुरल फिनोमिना होगा ना, और रिलेटेड जो नेचुरल फिनोमिना होगा, तो उससे से संबंधित जितने भी चैप्टर बनेंगे और सारे चैप्टरों का एक कॉम्बिनेशन कर देंगे, यानी बहुत सारा स्टोरी बनेगा ना। जैसे आपका फिजिक्स में मोशन भी आ जाए, लाइट भी आ जाए, बहुत सारा चैप्टर आ जाए और एक साथ उनको कलेक्ट कर दिया जाए, और जिसका कुछ अर्थ निकलता हो तो क्या बन जाएगा? बुक बन जाएगा। और बुक को हम लोग साइंस कहते हैं। बुक को हम लोग क्या कहते हैं? तो बुक को हम लोग साइंस कहते हैं। और इस साइंस का डिफिनेशन क्या होगा? तो साइंस का डिफिनेशन दो तरीके से दिया जाता है। साइंस का मतलब होता है किसी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञान है वो दो तरह से डिफाइन किया जाता है। आप तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंटल के आधार पर एक बार साइंस को डिफाइन किया जाएगा, और एक विदाउट एक्सपेरिमेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट एक्सपेरिमेंटल, बिना एक्सपेरिमेंटल के आधार पे भी साइंस का डिफिनेशन किया जाएगा। तो बिना एक्सपेरिमेंटल के आधार पे साइंस को हम लोग एनी सब्जेक्ट कह सकते हैं। लिव्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर मान लीजिए आप बेसिक, क्योंकि हमें फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, उनको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल। वो साइंस का डिफिनेशन क्या है? वो जो भी साइंस है, कोई भी विषय ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, उसको क्या करो? सुव्यवस्थित कर दो, सुसंगठित कर दो, क्रमबद्ध कर दो, वही तो साइंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? साइंस। सभी सब्जेक्ट को साइंस कह सकते हैं। फिजिक्स क्योंकि क्या करते हैं, ये भी एक विषय है, और कोई भी विषय हो सकता है, इसको सुव्यवस्थित किया गया, सुसंगठित किया गया और क्रमबद्ध किया गया है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी किया गया है। और ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एनी सब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए कि हमने इंग्लिश से ही ले लिया, तो क्या इसको हम एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध नहीं किए हैं? इसको भी किया गया है। तो क्या हो गया? ये भी एक साइंस का हिस्सा है, ये भी एक साइंस का इस हिस्सा है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आ जाए एनी सब्जेक्ट, मैथ हो जाएगा, ये सब साइंस है, सब साइंस है। इस साइंस
ये सब क्या है, साइंस है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, देखो जैसे फिजिक्स लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं फिजिकल, फिजिक्स का मतलब क्या होता है फिजिकल, सॉरी फिजिक्स का मतलब क्या होता है फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है केमिकल साइंस, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, जीवों का स्टडी होता है। तो चलिए उसको इसको एक बार रिविजन करते रहे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मिटा दें। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन किया जाएगा, आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक याद नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं करना है। आप यदि समझते हैं तो ये बहुत ही इंग्लिश ग्रामर आसान होगा। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर आपका बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इन सारे का डेफिनेशन, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ, यहाँ पे डैश डैश ऐसे कर देंगे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ विच मैक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, यहाँ पर भी डैश डैश कर देंगे, क्योंकि आपको एक डेफिनेशन, वर्ड का डेफिनेशन पता है तो आप सेंटेंस का भी, पैराग्राफ की, स्टोरी और ग्रुप्स का भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए ग्रुप ऑफ लेटर, तो यहाँ पे अगर आप लेटर रखोगे तो उसका नीचे वाला डेफिनेशन बनेगा ना, नीचे वाला डिफाइंड हो जाएगा। आप ऊपर वाला वर्ड रखेंगे तो नीचे वाला डिफाइंड हो जाएगा। जैसे हमने इसके ऊपर हमने इसको रखा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने लेटर रखा, यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, वर्ड कहोगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, लेटर रख दिया, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, वर्ड रख दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंटेंस। चलिए हमने माना कि यहाँ पे क्या रख दिया, हमने यहाँ पे सेंटेंस रख दिया, हमने यहाँ पे क्या रखा, हमने यहाँ पे सेंटेंस रखा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा सेंटेंस के नीचे क्या है, पैराग्राफ, तो यहाँ बनेगा आपका पैराग्राफ। ऐसे यहाँ पे क्या रखो, स्टोरी रखेंगे, सॉरी यहाँ पैराग्राफ रखेंगे तो यहाँ स्टोरी बनेगा, यहाँ स्टोरी रखेंगे तो यहाँ बुक बनेगा। और यह बुक जो कोई भी हो सकता है, इसको हम लोग साइंस कहते हैं। ये साइंस बुक जो होता है साइंस के रूप में होता है, क्योंकि साइंस का डिफिनेशन ये होता है कि किसी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग जो होता है विज्ञान होता है। और वी का मतलब होता है कोई भी विशेष प्रकार का जो ज्ञान है ना, कोई भी विशेष प्रकार का ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स पढ़ेंगे तो विशेष प्रकार का ही ज्ञान पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक विशेष प्रकार का ही ज्ञान पढ़ेंगे, ये भी एक तो विशेष प्रकार का ज्ञान है। सब अलग अलग अपने में क्या है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। जब एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। विज्ञान का मतलब ये होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, जिसको कहा जाता है स्पेशल नाम, स्पेशल नॉलेज। और स्पेशल नॉलेज को ही हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। यदि आप यहाँ पढ़ लेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से आपको कोई भी टॉपिक इजी हो जाएगा। अब तो सारे का डिफिनेशन हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि लेटर किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखना होगा कि सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन, सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इज कॉल्ड लेटर। अब वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा, तो ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। यानी लेटरों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग लेटर कहते हैं, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्डों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, उसको सेंटेंस कहते हैं।
अब सेंटेंस हो गया। जैसे मान लिया हमको हमने कोई वर्ड ले लिया, हमने वर्ड मान लीजिए कि लिया ए ले लिया, चलिए हमने कई वर्डों को लिया, कई लेटरों को लिया ले करके हमने ये ऐसे लिखा, और किसी लड़के ने ऐसा लिखा, हमने आप कोई लड़का ऐसा लिख देता है, तो क्या ये गलत है, क्या ये सही है? अभिषेक, यहाँ पे लिखा गया अभिषेक, यहाँ पे लिखा गया अभिषेक, तो ये दोनों वर्ड जो है सही है, क्योंकि ये लड़का अपने हिसाब से अरेंजमेंट किया है लेटरों को, ये लड़का अपने हिसाब से लेटरों को अरेंजमेंट किया है। और यहाँ पे कोई भी सा हो सकता है, यहाँ पे उस लड़के के हिसाब से, लड़का कहे कि मेरा नाम, मैं तो अपने हिसाब से ये लिखता हूँ, उसके हिसाब से तो ये होगा, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा ये होगा, तो उसका ये नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक क्या है, वर्ड है, ये मेरे हिसाब से वर्ड है, ये लड़के के हिसाब से, यानी वर्डों का अरेंजमेंट किसके हिसाब से किया जाता है, अपने हिसाब से। नाम को जो स्पेलिंग होगा, नाम में आपका जो स्पेलिंग होगा, उस स्पेलिंग में वर्ड का उस वर्ड में स्पेलिंग को आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना, अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके आप वर्ड को बनाएंगे, ठीक है। हम मान लीजिए कि यहाँ पे डबल ई लिख दिया, आप यहाँ पे आई लिखे हैं, तो भी उसका अर्थ बदल नहीं जाएगा, दोनों ही सही होगा अपने जगह पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, इस जो भी हम लेटरों को मिला है इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। अब प्रश्न बनता है कि जब हमने स्पीच दिया, जब हमने क्या किया, स्पीच दिया, जब हम कोई स्पीच देते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो लेटर है, तो क्या स्पीच को हम सबसे पहले किस में तोड़ते हैं? स्पीच को जब हम तोड़ेंगे, यानी देखेंगे कि स्पीच हमारा कैसे बना हुआ है, हमारा जो स्पीच है वो कैसे बना हुआ है। तो जब स्पीच को तोड़ेंगे ना, जो स्पीच को तोड़े, क्योंकि भाई कोई टॉपिक लोगे उसके बाद ही तो उस पर स्पीच दोगे। तो मान लीजिए कि हमने कोई टॉपिक ले लिया, हमने कोई टॉपिक लिया और स्पीच दिया, जब हम स्पीच को तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा? सबसे पहले ये सेंटेंस में टूटेगा, और जब सेंटेंस में ये टूटेगा तो उसके बाद किस में टूटेगा? इस वर्ड में टूटेगा, वर्ड के बाद किस में टूटेगा? लेटर में टूटेगा। आपको पता है कि लेटर जो होता है इस कैन नॉट बी ब्रोकन, ऐसा साउंड, क्योंकि स्पीच क्या है? साउंड है। स्पीच क्या है? साउंड है। आवाज ही आपका स्पीच है। व्हाट यू स्पीक इज स्पीच, जो कुछ भी आप बोलते हैं वही आपका स्पीच है। और ये स्पीच कैसा, किसका बना होता है? सेंटेंस का बना होता है। और ये सेंटेंस कैसा बना होता है? वर्ड का बना होता है। और ये लेटर की जो होता है किसका बना होता है? साउंड का बना होता है। और साउंड में कितने लेटर आते हैं? 44 आते हैं, ठीक है। ये राइटिंग लेटर दिखाया, इसमें जो दिखाएगा राइटिंग लेटर दिखाएगा, 26 वाला ये राइटिंग लेटर है। और सारे लेटर जब एक साथ करते हैं तो उसको अल्फाबेट कहा जाता है। जब सारे लेटर्स एक साथ आ जाएंगे उसको हम लोग अल्फाबेट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न बनता है कि जब हम स्पीच देते हैं तो उसमें कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उसमें कितने प्रकार के वर्ड आते हैं। तो जब हम कोई भी स्पीच देते हैं तो उसमें कितने प्रकार का वर्ड आता है? उसमें आता है कितने प्रकार का वर्ड, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो मान लीजिए हमने जो स्पीच दिया, हमने क्या किया? स्पीच दिया। अब इस स्पीच का हिस्सा क्या है? इस स्पीच का कितना हिस्सा होता है? 8 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप कोई भी स्पीच देंगे उसमें मैक्सिमम कितने वर्ड आ सकते हैं? क्योंकि आप स्पीच देंगे तो एक सेंटेंस बोल रहे होंगे, जब आप स्पीच देंगे तो एक सेंटेंस बोल रहे होंगे, और उस सेंटेंस में मैक्सिमम कितने वर्ड आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने वर्ड आ सकते हैं? 8 वर्ड आ सकते हैं। यानी उस स्पीच का हिस्सा क्या क्या होगा? 8 होगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमें सिर्फ 8 ही प्रकार के वर्ड पढ़े जाते हैं, और उस 8 वर्डों को किस प्रकार से अरेंजमेंट करके हमारा एक क्या बनता है? एक लैंग्वेज तैयार होता है, जिसको हम लोग ग्रामर करते हैं, ठीक है। इस 8 वर्डों को हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के रूप में जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो एज ए पार्ट ऑफ स्पीच called word as, for example noun, pronoun, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो कहा जाए कि वर्ड का स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है, तो 8 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जब 8 तरीके के ही वर्ड यूज कर पाते हैं, क्योंकि हम जितने भी बोलते हैं, जो भी स्पीच बोलते हैं, उसमें 8 प्रकार के ही 8 तरीके से ही शब्दों को यूज किया जाता है। हम जो भी स्पीच देते हैं उसमें 8 प्रकार के वर्डों को ही स्पीच में सम्मिलित किया जाता है, यानी 8 प्रकार से ही हम बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्ड जो होता है 8 ही प्रकार का होता है। प्रश्न बनता है कि सर पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होता है, क्यों नहीं 9, 10, 11 होता है, क्यों 8 ही होता है? तो इसका जवाब ये होगा कि जब हम कोई भी स्पीच देते हैं तो सेंटेंस में टूटेगा, सेंटेंस होता है, और कई बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, और सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस में कितने मैक्सिमम वर्ड आ सकते हैं, तो 8 ही वर्ड आ सकते हैं। अर्थात जो वर्ड होते हैं इंग्लिश ग्रामर में 8 ही प्रकार के वर्ड होते हैं। उस 8 ही प्रकार के वर्ड में सारा हमारा लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। अब देखियो यहाँ पे बनेगा आपका पहला क्या बनेगा, नाउन बनेगा। दूसरा वर्ड क्या, पहला इसमें 8 में नाउन बनेगा, दूसरा आपका प्रोनाउन बनेगा, तीसरा आपका, एक बार ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ नाउन लिखा है तो नाउन ही लिख सकते हैं पहले, यहाँ प्रोनाउन लिखा है तो आप प्रोनाउन ही लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ वर्ब लिख दीजिए और उसके बाद, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि यहाँ पे वर्ब आप नहीं कर सकते हैं पहले, और यहाँ पे नाउन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा गया है, ये सीक्वेंस में, क्योंकि बिना नाउन का वर्ब आ ही नहीं सकता है, इसीलिए पहले नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ही वर्ब आता है, इसीलिए इसको सीक्वेंस में ही लिखना होगा। क्योंकि वर्ब का अकेले कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, किसी भी एक वर्ड के साथ होता है, एक्सेप्शन मिलेगा जिस, उसके बाद आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद आपका आता है एडवर्ब, उसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका आता है कंजक्शन, उसके बाद आपका आता है इंटरजेक्शन। ये आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर स्पीच। ठीक है, यानी हमारी स्पीच में कितने वर्ड होते हैं, तो 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। नाउन, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ये हम इसका एक्सप्लेन बाद में करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे नाउन टॉपिक, तब इसका एक्सप्लेन डिटेल में, सारे का टॉपिक का स्टडी हम डिटेल में जब एक एक करके पढ़ेंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वहाँ पे इसका जो डिस्कशन होगा वो डिटेल में किया जाएगा। बशर्ते यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिटेल में नहीं करके शॉर्टकट में करेंगे कि ये चीज़ क्या होता है, यानी जो ये 8 किसी स्पीच में जो हमारे ये 8 वर्ड आते हैं, मिनिमम कितना वर्ड आ सकता है, मिनिमम 2 वर्ड्स आ सकते हैं किसी भी स्पीच में, यानी किसी भी सेंटेंस पे मिनिमम 2 वर्ड आ सकते हैं, क्योंकि वर्डों का ग्रुप होना चाहिए ना, तो मिनिमम कितना वर्ड हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में मिनिमम 2 वर्ड्स हो सकता है, मैक्सिमम कितना वर्ड हो सकता है, तो 8 हो सकता है, क्योंकि 8 प्रकार का ही वर्ड होता है। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यही कहा जाता है ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। A word which used instead of noun, a word which used instead of noun is called pronoun। ठीक है, वर्ड किसे कहते हैं, ए वर्ड विच, यानी ये एक ऐसा भी कोई भी वर्ड लीजिए, कोई भी वर्ड लीजिए, अगर मान लीजिए कि वो क्या करता है, या तो टू डू करता है या तो टू बी करता है, या तो टू डू करता है या तो टू बी, यानी कहने का मतलब क्या, करता है तो होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ, यानी मैं कौन हूँ, प्रोनाउन हूँ, आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, टू डू, डू की मतलब क्या होता है, करना, मैं कर रहा हूँ, टू बी मैंने क्या, हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ब जो ना, जो नाउन प्रोनाउन जो कुछ भी करता है ना, वही वर्ब है। जो नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी करता है वही वर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो नाउन की और जो प्रोनाउन दोनों की विशेषता होता है, यानी ये वर्ड विच क्वालिफाई, ये वर्ड, क्योंकि वर्ड का टाइप सारे हैं ना, तो क्या डिफाइन में करेंगे, ये वर्ड विच क्वालिफाई
noun and pronoun is called adjective. A word which qualify noun and pronoun is called adjective. यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे दो चीज दिखा दीजिएगा, एक को लिखिएगा आप नाउन और दूसरे पे लिखिएगा आप उसको pronoun. इससे आपको ये समझना होगा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव यानी एक कैसा भी वर्ड ले लो, एक कैसा भी वर्ड ले लीजिए, यदि वो वर्ड नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाइंग करता है, तो उस वर्ड को आप लोग क्या कहोगे, एडजेक्टिव कहोगे. ए वर्ड विच क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. अब देखेंगे एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब क्या होता है, ए वर्ड विच क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन एंड इटसेल्फ एनोदर. सो इटसेल्फ नहीं, एनोदर एडवर्ब. एनोदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब. कहने का मतलब क्या है, एडवर्ब जो होता है ना, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी, प्रोनाउन को भी और नाउन को भी, यानी चारों की विशेषता बताता है. और खुद ही उसी सेंटेंस में अगर कोई अन्य एडवर्ब आ जाता है तो उसकी भी विशेषता भी बताता है. यानी कितने लोगों की विशेषता बताता है, 5 लोगों की. खुद ही की भी तो विशेषता बताता है और अन्य की भी विशेषता बताता है. अब देखेंगे हम लोग प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव क्या है, इन दोनों की विशेषता बताता है. एडवर्ब क्या है, एड का मतलब एडवांस होता है और वर्ब यानी एड का मतलब जोड़ भी होता है. तो सारे चीजें ना आ जाएंगे. कहने का मतलब वर्ब में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे इसको याद करने का तरीका कि वर्ब है तो इसका मतलब कि वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, विशेषता बताएगा. और एड का मतलब क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा. और आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है. इसका मतलब जो एडवर्ब होगा इस 5 की विशेषता बताएगा और खुद की भी विशेषता बताता है. ठीक है. प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति. यानी कहने का मतलब यदि नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जब नाउन से पहले क्या आएगा, अगर मान लीजिए कि नाउन से पहले कोई भी वर्ड आ जाता है, प्री मैंने पहले होता है ना, पोजीशन में स्थिति, यानी किसी स्थिति की को निर्धारित करना है, किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारण करना है तो क्या लगाया जाता है, जो वर्ड यूज करते हैं उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्री पोजीशन कहते हैं. ठीक है. और कंजक्शन का मतलब है कि दो वर्डों को जोड़ने या दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वही हमारा कंजक्शन वर्ड कहलाता है. इंटरजेक्शन जब हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसको बताया जाएगा कि आपका इंटरजेक्शन क्या होता है. ठीक है. तो एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं. वर्ड का स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं. जानिए जो स्पीच दिया जा रहा है उसका हिस्सा क्या क्या है. उसका हिस्सा ये 8 में से मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 8 प्रकार का हो सकता है. अब इनमें से मान लीजिए कि ये तो क्या हो गया, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सारे वर्ड्स हो गए. अब आगे चलते हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक. ये सारे हो गए. अगला टॉपिक हमारा बनता है सेंटेंस. अब बताइए, जो हमने बोला कि भाई हमने स्पीच दिया, अब पार्ट ऑफ स्पीच लेट होता है तो इसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस. यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमने स्पीच दिया उसका कितने प्रकार से हम, यानी किसी एक स्पीच में कितने प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं. तो एक स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं. यानी हम कितने तरीके से बोल सकते हैं कि अपने विचारों को, अपने थिंकिंग को कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने. तो प्रेजेंट करने का 2 ही तरीका होता है, या तो राइट लिख कर प्रेजेंट करो या तो बोल कर प्रेजेंट करो. ठीक है. तो काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस है उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब जो सेंटेंस का प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है. यानी वर्डों को हम कितने तरीके से रख सकते हैं, तो 5 तरीके से रख सकते हैं. हम वर्डों को कितने तरीके से रख सकते हैं, 5. यानी किसी भी दो वर्डों को कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से, 5 तरीके से रख सकते हैं. तो 5 तरीके से रखेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस. यानी वर्डों का जो रखने का तरीका वही सेंटेंस है. जो वर्डों का रखने का तरीका है वही हमारा सेंटेंस है. और सेंटेंस कितने तरीके से वर्डों का रखने का तरीका होता है, 5 तरीके से. कितने तरीके से वर्डों का रखने का तरीका होता है, तो 5 तरीके का होता है. ठीक है. अब इसी को 5 को बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस. एंड सेंटेंस कितने प्रकार, एक बात है पार्ट और काइंड्स में अंतर है. यानी कहने का मतलब जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार का प्रकार को बताता है.
और स्पीच जो पार्ट यानी जो स्पीच बोलोगे उसमें हिस्से को बताएगा कि आपने कौन कौन सा वर्ड उस स्पीच में शामिल होकर के उस स्पीच को कंप्लीट किया। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें आपको पता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होता है, पहला जो होता है इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा जो आपका होता है उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence. And there are 5 kinds of sentence of our speech. यानी हमारे स्पीच में, इन आवर स्पीच, ठीक है, हमारे स्पीच में कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं? मैक्सिमम 5 तरीके का आ सकते हैं, कम से कम एक भी तरीके का, 2 भी तरीके का आ सकता है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस दोनों का स्टडी हम कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, अब देखिए किसी भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को एक साथ मिला देंगे बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस जो होता है 4 प्रकार का होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितना होता है, तो आपका 4 है। देयर आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसके आधार पर, मान लीजिए आपने क्या किया, इन 5 सेंटेंसों में से कोई भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को ले रहे हैं, इन चारों में से कोई एक सेंटेंस बनेगा जिसको बोलेंगे स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे, बनावट के आधार पे ये सेंटेंस, जिसको बोलते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, अब 5 में से कोई भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस लीजिए और इनको मिला दीजिए आपस में, एक बनेगा, एक सेंटेंस ही बनेगा एक, तो उसको बोलेंगे बनावट, क्योंकि स्ट्रक्चर का आधार पर ना, तो उसका स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो उसका सेंटेंस कितने प्रकार का बना सकते हैं हम लोग। इन 5 को आपस में मिला करके, इन 5 में से, इन 5 में से किसी भी 2 या 2 से अधिक को आपस में मिलाएंगे तो इन चारों में से कोई एक बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, या तो सिंपल बनेगा, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, या तो कंपाउंड बनेगा, या तो मिक्स्ड बनेगा। तो सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं टोटल, ये बेसिक जिसको बोलते हैं, ये बेसिक सेंटेंस बोलते हैं। बेसिक है, ये क्या है, जो स्पीच दोगे ना, ये बेसिक होता है, इसी के आधार पर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंस, बनावट के आधार पर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आर गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो बेसिक सेंटेंस ये से हो गए, और इसके आधार पे जो हमने सेंटेंस बनाया वो हमारा स्ट्रक्चरल सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड। ठीक है, तो इसका स्टडी सबसे पहले करना होगा, उसके बाद इसका स्टडी करेंगे। जब बहुत बड़ा सेंटेंस आता है तो इन्हीं 2 सेंटेंसों को मिलाकर के ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हम सेंटेंस का स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में करते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम अपने विचारों को 5 प्रकार से ही प्रेजेंट कर पाते हैं, किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास जो विचार आता है ना, हम जो भी सोचते हैं वो 5 तरीके से सोच पाते हैं, और 5 तरीके का ही हम अपना विचार दे पाते हैं। इसीलिए सेंटेंस जो होता है सिर्फ 5 ही प्रकार का होता है, और इन 5 में से किसी 2 या 2 से अधिक को मिलाते हैं तो अन्य सेंटेंस जो बनता है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर सेंटेंस बोलते हैं, बनावट के आधार पर, और ये होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स सेंटेंस। ठीक है, अब देखेंगे ये चीज को क्लोज कर दें। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो असर्टिव में 2 तरीके की थिंकिंग आता है, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग आता है, एक तो निगेटिव थिंकिंग आता है, और इस इंटरोगेटिव में एक तो पॉजिटिव थिंकिंग आता है, एक तो निगेटिव थिंकिंग आता है। ठीक है, अब इनका प्रश्न बनता है कि असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्टडी कहाँ पे करोगे। इन दोनों का स्टडी जो होता है टेंस के अंतर्गत करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या बनेगा, अगला टॉपिक बनेगा हमारा टेंस, यानी इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस।
क्योंकि सबसे पहले हमको क्या, क्योंकि जब भी स्पीच को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, जब भी आप स्पीच को कोई तोड़ोगे तो सेंटेंस में टूटेगा। और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है, 5 तरह का तरीके से टूट सकता है। और ये 5 तरीके का टूटेगा तो सबसे पहले इसमें आएगा असर्टिव और इंटरोगेटिव। तो असर्टिव इसको पहले क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, लगभग सब लोग यूज करते हैं, ये लगभग असर्टिव और इंटरोगेटिव सब लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद ये सारे कम यूज, जिसका ज़्यादा यूज है उसको ऊपर रखा गया है, जिसका कम यूज है उसको नीचे रखा गया है। ठीक है, तो ये असर्टिव है ना, ये इंटरोगेटिव है। तो ये जो असर्टिव है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर क्या आज मैं विद्यालय क्या मैं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। तो ये करूँ तो पॉजिटिव, नहीं करूँ तो निगेटिव। ठीक है, असर्टिव और ये, ठीक है। अब इनका असर्टिव का और इस इंटरोगेटिव का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इस असर्टिव और इंटरोगेटिव का स्टडी हम लोग टेंस के अंतर्गत करते हैं। और किसी भी टेंस में अगर वो सिंपल यानी असर्टिव है, यदि वो दो तरीके से, टेंस क्या होगा, दो तरीके का होगा ना, टेंस क्या होगा, दो तरीके, एक तरीके असर्टिव सेंटेंस वाला एक टेंस होगा, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला टेंस होगा। यदि वो असर्टिव सेंटेंस वाला टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मान लीजिए कि आपको पता है कि टेंस के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ोगे उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, जब ये समझ जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ किया नहीं जाता है। ठीक है, ये भी दो तरीके का बनेगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। पहला तो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, डब्ल्यूएच वर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में आएगा या तो प्रोनाउन के रूप में आएगा। सब्जेक्ट कैन बी कम आइदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट और भी क्या होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा या तो मेन वर्ब के रूप में आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो दो तरीके का भी होता है, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस तभी हम किसी भी सेंटेंस में आने वाले सेंटेंस किसी टेंस में आने वाले सेंटेंस को तभी बना सकते हैं जब हमको क्या पता हो, जब हमें क्या पता हो, नाउन पता हो, प्रोनाउन पता हो, हेल्पिंग वर्ब पता हो, मेन वर्ब पता हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता हो, तभी जाकर हम किसी भी टेंस में आने वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि टेंस में हम तो इन सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो बताइए कि टेंस में किस वर्ड का स्टडी किया जाता है। तो टेंस में यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आप लोगों को, वर्ब। और टेंस में किसका स्टडी किया जाता है, तो टेंस में आपका वर्ब का स्टडी किया जाता है। टेंस में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब बदलोगे तो टेंस प्रेजेंट से पास्ट बन जाएगा, पास्ट से फ्यूचर बन जाएगा, फ्यूचर से प्रेजेंट बन जाएगा या पास्ट बन जाएगा। तो सिर्फ क्या है, वर्ब का ही कमाल है। यदि आप वर्ब को बदल दीजिए तो आपका एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज हो जाएगा, एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज हो जाएगा, एक वर्ब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, टेंस में हम लोग अगर सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, और टेंस में वर्ड की बात करें तो हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब का स्टडी कहाँ पे किया जाता है, तो टेंस के अंतर्गत किया जाता है। और वर्ब बदलोगे तो एक टेंस दूसरे टेंस में बदल जाएगा, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही है। अगला टॉपिक हमारा बनेगा टेंस। तो अगला टॉपिक में हम टेंस में क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जब टेंस किया जाएगा तो टेंस में किसका, टाइम का स्टडी किया जाता है। तो टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो 3 तरह का समय होता है हमारा, एक तो बीत गया होता है, एक तो चल रहा होता है। यानी जो समय चल रहा है उसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो समय हमारा चल रहा है उसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मान लीजिए कि जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट हो जाएगा, जो अभी बीत गया वो जो अभी कुछ बीता, यही सब
पास्ट में चला गया। वे जो सब बीता है ना, ये सारे सब क्या हो गए पास्ट में, और जो कुछ भी आगे मैं पढ़ाऊंगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर में हो जाएगा। तो जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, जो आने वाला है फ्यूचर है। तो टेंस में 3 प्रकार के हम समय के बारे में पढ़ेंगे, और उस 3 प्रकार में कितने प्रकार के वर्ब जो आएंगे, कहने का मतलब उस प्रेजेंट में हम कितने तरीके से अपना जो वर्क है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो 4 तरीके से। पास्ट में भी हमने कितना तरीके से, 4 तरीके से अपना वर्क किया। क्योंकि जो वर्क का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करना, ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना है, होने का बोध हो, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना है, होने का बोध हो, यानी वर्ड विच डू आर टू बी आर इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को टेंस। जब आपका टेंस क्लियर हो जाएगा, और टेंस में दम नहीं है, यदि आपको सब्जेक्ट ओवर ऑब्जेक्ट पता है तो टेंस मात्र 10-15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। टेंस मात्र आपको 10 से 15-20 मिनट जो भी लगे लगभग में खत्म हो जाएगा। तो टेंस में दम नहीं, दम किसमें है, सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में दम है, ठीक है। और इस हेल्पिंग वर्ड और इस इंटरोगेटिव में देखोगे तो हेल्पिंग वर्ड और क्वेश्चन वर्ड में दम है, और बाकी सब इसमें कुछ होने है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस आगे अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, असर्टिव और इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। और जो असर्टिव और इंटरोगेटिव होगा आपका पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है। इसमें इंटरोगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है। इन दोनों का स्टडी हम लोग टेंस में करेंगे। चूँकि टेंस हमारा 2 तरीके का होता है कि या तो असर्टिव का हो सकता है या तो इंटरोगेटिव का हो सकता है। यानी जो टेंस होगा या तो असर्टिव का हो सकता है या तो इंटरोगेटिव का हो सकता है। यदि असर्टिव का है तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अगर वो इंटरोगेटिव है तो इसी के पहले क्या लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन वर्ड वाला है तो इसी के पहले क्या लगा दोगे, क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, तो ये बन जाएगा। जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसको हम इंटरोगेटिव बोलेंगे कि इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस को हम बना रहे हैं टेंस के अंतर्गत। अगर वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम कहेंगे कि तभी भी हम क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, टेंस में किसको बना रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं। तो ये चीज़ इसको अभी मत बढ़िए, जब पढ़ाया जाएगा तो समझाया जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, सिर्फ बदलता है तो वर्ब बदलता है। वर्ब में क्या बदलता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। या तो हेल्पिंग वर्ब को बदल दो, एक टेंस प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मेन वर्ब को बदल दोगे तो प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट भी हो सकता है। यानी कहने मतलब या तो इसको बदल दो या तो इसको बदल दो, या तो आप दोनों को बदल दो, दोनों को बदल सकते हैं टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा, अगले दिन अगले टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो यूपी टेट में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, 3 टॉपिक पढ़ा, 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम। अलावा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका मैथ। और मैथ में जितना जो यूपी टेट में मैथ होता है वो 30 नंबर का आता है। यूपी टेट में मैथ कितने नंबर का आता है, तो 30 नंबर का आता है। और ये 30 मैथ जो होंगे लगभग प्रत्येक को 10 सेकेंड में किया जाएगा। इसके लिए क्या कैसे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को लगभग 10 सेकेंड, किसी भी क्वेश्चन को लगभग 10 सेकेंड में कर सकें, ठीक है। तो यहाँ में हम क्या पढ़ाएंगे, ये जो यूपी का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से मैथ पढ़ा जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर, बस इंग्लिश ग्रामर पढ़ा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। और तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा, तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइंस। हो सकता है कि इस मैथ को और इस साइंस को और इस इंग्लिश ग्रामर को यूपी टेट के जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, हो सकता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए।